नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, हमारे चैनल पर आपको जो क्लासेस तो मिल ही रही हैं, इस क्लासेस के अलावा हम लोगों ने एक श्रृंखला चला रखी है, सीरीज़ चला रखी है, जिसमें आपको हम लोग प्रतिदिन वीडियो जो कि 2018 में परीक्षा हुई थी उसके पेपर करा रहे हैं। साथ ही साथ में हम लोगों ने अभी तक जितने भी लेखपाल की परीक्षा हुई है, चाहे वो चकबंदी की लेखपाल की परीक्षा रही हो या राजस्व लेखपाल की परीक्षा रही हो, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पत्र हमारे सम्मुख हैं हम लोग उसको करा रहे हैं। इस संदर्भ में ये आपका 4th वीडियो है। इसके पहले आपको 3 वीडियो जो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। ये 4th वीडियो है, जिसमें आपके 2 वीडियो क्या हैं, राजस्व के हैं। इसके साथ ही में जो 2 वीडियो हैं चकबंदी अधिकारी के हैं, यानी चकबंदी जो परीक्षा होती है उसके। आज हम लोग चकबंदी की जो परीक्षा आपके देख रहे होंगे कि 8 नवंबर को हुई थी 2015 में, उसके वीडियो को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे चकबंदी की जो परीक्षा हुई थी लेखपाल परीक्षा 2015 में, और परीक्षा तिथि आप देख रहे हैं, तो परीक्षा तिथि आपका 8 नवंबर 2015 है। तो चलिए हम लोग बहुत व्याख्या न करते हुए, क्योंकि आप जान रहे हैं इसमें प्रत्येक सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन है, यानी अगर हम बात करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे दैट विल बी 160। ठीक है, सो यू हैव टू मेक पेशेंस टिल द एंड। ठीक है, यदि आप इसीलिए आपको जो धैर्य हो लास्ट तक बना के रखना है, क्योंकि धैर्य का फल मीठा होता है, हम सभी जानते हैं। और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको भी फायदा हो, हमको भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या देखेंगे, इसमें त्रुटि निकालना है। ठीक है, त्रुटि कौन सा जो है प्रश्न निम्नलिखित, प्रत्येक प्रश्न के 4 वाक्यांश दिए गए। त्रुटिपूर्ण अंश के अनुसार ABC तथा त्रुटिपूर्ण पर D लगाइए। ठीक है, अगर त्रुटिपूर्ण कोई है तो आप ABCD, नहीं तो अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आप D लगाइए। जैसे इसमें देखेंगे कोई त्रुटि नहीं है। अगला हम लोग देखते हैं, पल्स पोलियो से बचाव के लिए पल्स पोलियो के बचाव के लिए इसमें भी वही चीज़ करना है। शिशुओं को निरोधक खुराक देना सबसे सरलतम उपाय है। ठीक है, अब देखिए, अगर सबसे लगा रहे हैं तो वहाँ सरलतम लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला हम लोग देखते हैं, सरदार पटेल से अच्छी इस देश में फिर नहीं हुआ राजनीतिक एवं प्रशासक। अब देखिए यहाँ पर सरदार पटेल से अच्छी कहाँ होगा। ठीक है, पटेल क्या है, आपको मैंने लिंग बताया है, तो क्या है ये। ठीक है, ये पुल्लिंग जात को बोध कराते, तो अच्छी का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें मिलाना है, इसमें रचनाकार दिए हैं और उनकी रचना दी हुई है, तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B 3, 4, 2, 1। 5th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, उनको व्यवस्थित कर क्रमानुसार में लगाना है। तो इसमें जो बात होगी वो होगी वा या ला रा। हम छठे की अगर हम लोग बात करते हैं तो 6 में आपका जो होगा ऑप्शन नंबर A वा ला या रा। 7वां हम लोग बात करते हैं, ऐसा लगा मानो बम फटा हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर A स्वरूप बोध है। क्यों, क्योंकि देखिए लगा मानो बम फटा हो, तो बम फटने का एक कहीं ना कहीं आपको एक स्वरूप की वर्णना कल्पना कर रहा है, क्योंकि जब बम फटता है तो आप देखेंगे बहुत विभत्स स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, व्यवस्थाएं जो होती हैं इतर बितर हो जाती हैं। निर्देश, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चयन कर उत्तर चिन्हित करें। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग शुद्ध की बात करते हैं तो देखिए, नदी के किनारे बहुत पेड़ खड़ा है। ठीक है, अब इसको अगर पढ़ेंगे ही तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं इसमें त्रुटि है। और उसके बाद छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। ठीक है, अब देखिए ये सही है, साधनों का विकास करने होंगे, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर क्या होना होगा, साधनों के विकास करने होंगे। अगर हम लोग दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। यह युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चयन कर चिन्हित करें, तो इसमें हुआ ऑप्शन नंबर C। अगला हम देखते हैं, तो इसमें जो होगा आपका वो ऑप्शन होगा C, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। अब देखिए ये आपका गद्यांश दिया हुआ गद्यखंड,
इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें हम लोग सिर्फ आप लोग को PDF दे दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग पढ़िए और आंसर दीजिए। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब 12 की हम लोग बात करते तो 12 में आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर हम लोग आगे की बात करते तो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रजभाषा में है? ठीक है, ये विवादित क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अब देखिए पश्चिम के क्षेत्र में आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका इधर जाएंगे कन्नौज मिलेगा, मथुरा मिलेगा, तो इसमें क्या हो जाएगी आपका कन्नौजी। जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है? प्रेम प्रतीक। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्तकृत नहीं है? नील देवी। देखिए इस बार के सिलेबस में रचनाकार जो साहित्य वाला पोर्शन है वो नहीं है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के में पुस्तकें उसकी मित्र होती हैं, मार्गदर्शक और प्रेरक। तो इसमें भरना है आपको जो शब्द है, मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक और प्रेरक होती हैं। ऑप्शन नंबर सी। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो प्रवंचन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। जाति सामाजिक स्त्रीकरण की एक मानकीय व्यवस्था है। 21 हो गया। अब देखिए 22 नंबर हम लोग देखे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वाणी प्लस औचित्य, तो क्या हो जाएगा वाण्योचित्य, क्योंकि हमने आपको बताया था यड़ संधि। आप हमारे वीडियो में प्लेलिस्ट पड़ी हुई है संधि के, वहाँ से देखेंगे तो यड़ संधि के बारे में आपको बताया गया था। तो यड़ संधि के क्या नियम होते हैं, ठीक है, उससे आप करेंगे तो वाण्योचित्य। और वैसे भी आप देखेंगे तो वाण्योचित्य आप देखेंगे वर्तनी की दृष्टि, अगर वर्तनी के भी दृष्टि से देखेंगे तो जो पहला ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। अनु प्लस ईक्षण, सॉरी अन्वीक्षण की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, अनु प्लस ईक्षण। अब देखिए सबसे पहले होना क्या चाहिए, जो ईक्षण होता है वो ईक्षण इस तरीके से लिखेंगे, यानी देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। जो ईक्षण होगा वो कैसे होगा आप लोग देख लीजिए। तो ईक्षण होगा वो ईक्षण, क्योंकि मैंने आपको बताया जो संधि होती है, संधि का जो नियम होता है, पहले बात दो वर्णों की संधि होती है, ठीक है, जिसमें पहले का अंतिम और दूसरे का पहला। अब जो ये वर्ण शब्द होते हैं, ठीक है, शब्द होंगे तो उसमें वर्ण होगा जो अंतिम वर्ण होगा, और इसका जो शब्द होगा उसका पहला वर्ण या अक्षर होते हैं। तो जो शब्द होने चाहिए वो सार्थक शब्द होने चाहिए। इसी प्रकार अब देखेंगे अनु प्लस ईक्षण। अब देखते हैं शीतर्तु। अब शीतर्तु में क्या होगा, शीतर्तु को आप लोग ऐसे बोलेंगे शीत प्लस ऋतु, सी प्लस ऋतु, सी प्लस अऋतु। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपके नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी के अतिरिक्त आपको मैंने बताया भी था जब मैं आपको वर्णमाला का चैप्टर पढ़ा रहा था। तो हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा होती है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? वो आपके है नेपाली। अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्य की रचना है? तो जो ये ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी। ठीक है, ये देखिए उस समय का हिंदी सम्मेलन है, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो मेवाती। अब देख भी रहे होंगे कन्नौजी, बघेली, मगही कोई मतलब ही नहीं है, मेवाती राजस्थान। युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा अलुक तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी अलुक तत्पुरुष। 8 अध्याय। अब देखिए 8 अध्याय की अगर हम 8 अध्याय की बात करें तो मैंने आपको कौन सी संधि बताई थी? ठीक है, अब देखिए 8 अध्याय में बहुब्रीहि हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 अध्याय जिसमें होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अष्टाध्यायी। देखो समास क्या होता है? समस्त पद होता है। ठीक है, तो इसको अगर 8 अध्याय को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अष्टाध्यायी। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? बहुब्रीहि। आगे हम लोग बोलते निम्नलिखित में से कौन रस विभत्स का है? तो विभत्स आपका क्या हो जाएगा? विभत्स का विरोधी है। देखिए अब विभत्स क्या होता है? विभत्स मतलब आप देख रहे हैं बहुत डरावना या भयानक। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका? श्रृंगार रस। राजा भिक्षुक को दान देता है।
अब अगर हम लोग देखते हैं राजा भिक्षुक को दान देता है तो इसमें क्या हो जाएगा। अब देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है। अब देखिए संप्रदान को के लिए अगर वो निस्वार्थ भाव से दे रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इस संप्रदान के अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। सदैव, सदैव का हो जाएगा विरध। अब देखिए सघन का विरल होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सघन होता है, सघन मतलब क्या होता है, घना हुआ, उसका अपोजिट विरल होगा। आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। सदैव का विरध। सहोदर, सहोदर आप जानते हैं, सहोदर मतलब एक ही उदर से जन्म लेना, इसको क्या हो जाएगा परोदर। अधर, अन्योदर, कुधर कोई मतलब। यातुधान, अब यातुधान का हम लोग बात करते हैं तो यातुधान का क्या हो जाएगा राक्षस। आप लोगों ने देखा भी होगा, जो रामायण या महाभारत की सीरीज देखते होंगे उसमें यातुधान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी निशिचर। 36 की हम लोग बात करें तो रात, रात का पर्यायवाची त्रियामा, त्रियामा हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं ग्रीवा, ठीक है, जैसे सुग्रीव बोलते हैं तो सुग्रीव का मतलब बता, सुग्रीव, ठीक है। सु मतलब अच्छी और ग्रीव मतलब होता है आपका क्या कहते हैं ग्रीव को, देखिए मुझसे निकल नहीं अभी, चलिए बताते हैं, ठीक है। तो सुग्रीव कहाँ गया आपका ग्रीवा, ग्रीवा मतलब हाँ गर्दन, सुग्रीव, हाँ ग्रीव मतलब क्या होगा आपका गर्दन, जिसकी जो अच्छी गर्दन होते हैं उसे हम सुग्रीव कहते हैं। तो ग्रीवा का मतलब आपका हो जाएगा गर्दन से सुग्रीव, जिसकी अच्छी गर्दन। गोबर गणेश, अब देखिए अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्पुरुष है। तो गोबर गणेश यानी गोबर से निर्मित गणेश, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है। तो इसमें जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी करण तत्पुरुष। तीन वेड़ियाँ जहाँ मिलती हैं, अब फिर देखिए, अब देखिए यहाँ समास आपको ढूंढना है तो समस्त पद के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि तीन आपने देख लिया तुरंत आपने क्या द्विगु समास लगा दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्योंकि तीन बेड़िया है जहाँ पर, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय। सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलने के लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी इच्छावाचक। क्या कहते हैं अगला हम लोग देख देखते हैं, ये हो गया था यातुधान। आगे हम लोग बात करते हैं यातुधान, मैंने आपको बताया यातुधान क्या होता है आपका निशिचर। अगला हम लोग देखते हैं, ठीक है, रात, तो रात का क्या होता है आपका त्रियामा। ग्रीवा गर्दन से बताया जाए। गोबर गणेश, गोबर गणेश बताया, गोबर का गणेश यानी करण तत्पुरुष। तीन वेड़िया जो होगी यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुब्रीहि हो जाएगा, क्योंकि त्रिवेणी यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन। सदा सच बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सदा सच बोलना चाहिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका इच्छावाचक। अब भाग दो गणित है, ठीक है, इसकी जो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से आप चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाए जो कि आपके लिए रिलेवेंट हैं, क्योंकि व्याख्या करने के लिए तो एक एक प्रश्न पे काफ़ी व्याख्या की जा सकती है। हमारा ऐसा कोई भी मंतव्य नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा किया जाए। अगला हम लोग देखते हैं वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सतलज। इनमें से कौन वर्तमान केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं, तो आप लोग बताइएगा। उस समय के राधा, उस समय थे क्या थे राधा मोहन सिंह, इस समय कौन है नरेंद्र सिंह तोमर। अब देखिए ये उस हिसाब के साथ जरूरत है। देखिए कृषि जो संगणना है यानी एग्रीकल्चर सेंसस, उसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें देखेंगे कृषि गणना यानी एग्रीकल्चर जो सेंसस होती है उससे रिलेटेड। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए 84 भी, अब देखिए कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट से पूछे जाते हैं। अगला हम लोग एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी, तो देखिए आप लोग जानते होंगे नासिक में है महाराष्ट्र में, लेकिन उसका जो नाम है वो है आपका लसाल गांव। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। देखिए जनधन योजना कब स्टार्ट की गई है, जनधन योजना आपके 28 अगस्त 2014 को। नमामि गंगे योजना केवल गंगा के लिए। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होना चाहिए, वो कितना है आपके
ऑप्शन नंबर ए 20 डेसिबल। जब मैं आपको इससे पहले बता रहा था तो उसमें बताया था जो कृषि कार्य होता है उस कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर की जो आवाज़ होनी चाहिए वो 80 डेसिबल के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि होती ज़्यादा है लेकिन इतना जो एक मानक तय किया गया है वो मानक इतना होना चाहिए आपके। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी। 1 लीटर पानी पीने से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो आप सभी जानते हैं कोई कैलोरी नहीं मिलती है। अग्नि दुर्घटना में क्या अधिक तपिश पैदा करता है, तो ये आपका क्या होता है, पॉलीमर। यानी हम लोग बात करते हैं कि अगर अग्नि दुर्घटना में तो जो ज़्यादा तपिश करता है वो पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, पॉलीथीन का जो पॉलीथीन आदि अजैव अपघट्य हैं उसमें सर्वाधिक प्रदूषण फैलता है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन करता है, CACP, ठीक है, CACP करता है, जिसको कास्ट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कास्ट प्राइस कहते हैं। इनकी जो स्थापना 1965 में की गई थी, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 1965 में। अगला हम लोग बात करते हैं गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य इस समय कितना है, 2015 रुपये। अगला हम लोग देखते हैं 93, 94। अगला देखते हैं समाज सुधारक एवं रहस्यवादी कवि कबीर दास की जयंती कब मनाई गई, ठीक है। अब वैसे डेट वाइज देखा जाए तो 2 जून आप ध्यान लिख लीजिएगा, लेकिन उस समय के हिसाब से 2015 था। इस समय अगर पूछेंगे तो आपका 2022 हो जाएगा। ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है, आप सभी जानते हैं ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके शंघाई में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो नींबू का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका भारत है। निम्नलिखित में से किस मुद्रा का अगस्त 2005 में अवमूल्यन किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारतीय स्टॉक बाजार गिर गया, चीनी युआन। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, 5 जून, ठीक है। इस बार की अगर थीम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये थीम है। अगला हम लोग बात करते हैं विश्व के कितने देशों में जो मतदान है वो अनिवार्य है। आप लोग जानते हैं जो भारत है, भारत में क्या है, जो मतदान है वो एक वैधानिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई कहीं नहीं वर्णन है कि जो मतदान है वो होना ही चाहिए, ठीक है। यानी क्या है, यहाँ पर एक क्या है आपका जो विधिक अधिकार है, और कितने देशों में अनिवार्य है, 31 देशों में। अगला हम लोग देखते हैं इनमें से किसको 24वां व्यास सम्मान दिया गया, तो कमल गोयनका को। चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है, तो आप सभी जानते हैं आचार संहिता इस समय लगी हुई है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो क्या, घृणाजनक भाषण तथा पुतला जलाना, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का प्रयोग, निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, यानी जो इसका ऑप्शन होगा ये सभी चीज़ें आचार संहिता में जो है वो आपकी निषेध है। अगला हम लोग बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था, CACP के बारे में बताया था, और यहाँ पर हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं भारतीय खाद्य निगम की। तो जो इसकी स्थापना है वो आपके 14 जनवरी 1965 को की गई थी। जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी वह शहीद दिवस के रूप में किस वर्ष मनाया जाता है, तो आप सभी जानते होंगे 31 मार्च जो 1931 है उस दिन, ठीक है, भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 23 मार्च 31 मैंने बोल दिया, देखते हैं और दी है 23 मार्च। तो 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाया जाता है। इस दिन आप याद कर लिखिएगा, बी याद करिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, BRS याद कर लीजिए। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कहाँ पर फांसी दी गई थी, तो लाहौर जेल में। देखिए यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। पहले क्वेश्चन जो हो गया वो आपका कहाँ पर फांसी दी गई, तो आप देख रहे होंगे लाहौर जेल में फांसी दी गई। प्लस अगर दूसरी हम लोग बात करते हैं कब दी गई, तो 23 मार्च 1931 में क्या था, लाहौर
जेल। अगला हम लोग देखते हैं बिहार राज्य विधानसभा के चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए। देखिए उस समय बिहार के चुनाव हुए थे, तो इस समय आपके यूपी के चुनाव चल रहे हैं, तो यूपी में चुनाव कितने हैं, 7 चरणों में संपन्न हो रहे हैं। अब चुनाव की बात की गई है तो चुनाव के बारे में हम लिख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ठीक है, इस समय क्या है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके सुनील अरोड़ा है, सुनील अरोड़ा। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल नंबर 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है, जिसको मैक्सिमम जो मुख्य निर्वाचन 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी है। अगला हम लोग देखते हैं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं इसमें सही उत्तर की, आप जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगर हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस, देखिए अभी मैंने आपको बताया है 25 जनवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस की बात करते हैं 10 दिसंबर की बात हो गई। अब देखिए जो विश्व डाक दिवस है 9 अक्टूबर। तो यहाँ पर एक बात ध्यान योग्य करने हैं, क्योंकि विश्व डाक दिवस के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। ठीक है, अगला हम लोग जो देखते हैं भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है। ठीक है, 43। संकल्प प्रदान, ठीक है, बिल गेट्स। भूरी क्रांति सब सभी जानते होंगे, जो उर्वरक होता है, उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि। इसी प्रकार हरित क्रांति 1900, ठीक है, 66-67 के आसपास आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, जो हरियाणा, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ठीक है हाई यील्ड जो बीज सीड्स थी, ठीक है, उनका प्रयोग करके प्लस जो आपके टेक्नोलॉजीज थी, इन टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया गया था, जो एक प्रकार से कहेंगे कि जो कृषि उत्पादकता थी, उन कृषि उत्पादकता को बढ़ाया गया था, और जिसमें खासकर आपके जो गेहूं थे, ठीक है, उन गेहूं के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये सब सीड जो थे हम लोगों ने मैक्सिको से मंगाए थे, तो इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। इसमें आपका भूरी क्रांति है। वृहत सांची स्तूप किस काल से संबंधित है, तो आपका मौर्य काल थे। इनमें से कौन असंगत है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुणाल कपूर। कुणाल कपूर क्या है, पाक कला से संबंधित नहीं है। देखिए पाक कला का मतलब क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा। पाक कला का मतलब होता है खान पान कला। ये आपको पाक मतलब पाकिस्तान वाला मत समझिएगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो खान पान होता है, तो उसको हम लोग पाक कला कहते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं किस एशियाई देश ने अपने देश के नए संविधान की रचना की है, तो आप देखेंगे नेपाल। ठीक है, अभी हाल ही में न्यूज़ भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो नेपाल में मुख्य न्यायाधीश हैं, उन मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव है, उस महाभियोग प्रस्ताव को लाया गया है। भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति मदिरा सेवन सर्वाधिक है, केरल। ठीक है, अगला देखते हैं, इसमें से मिला लीजिए, कोई इतना ज़रूरत नहीं है। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपी 888 है और ये राजस्व लेखपाल की परीक्षा बहुत ज़्यादा हुई नहीं, तो क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिलेंगे। भारत के गुजरात राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, जो कच्छ के रण में अवस्थित है। ज्ञातव्य है कि गुजरात राज्य में एशिया का बब्बर क्षेत्र तथा जंगली गधे का अभ्यारण्य है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता, तब भी और अब भी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा। ठीक है, अब देखिए हम जब भारतीय संविधान को पढ़ा रहे थे, उसमें मैंने आपको आर्टिकल नंबर 63 के बारे में बताया गया था। उसमें बताया था कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो अब देखिए कौन है जो किसमें पूछा गया भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये क्या है, राष्ट्रपति रहे हैं। अब जो कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो आप देख रहे होंगे आपके ये हो जाएंगे आपके
न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती और वी.वी. गिरी। ठीक है, याद रखेंगे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, बी.डी. जत्ती और वी.वी. गिरी। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर है? ठीक है, तो क्या होगा? सोना। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा पुल अवस्थित है? ठीक है, आप देखेंगे मुंबई, ऑप्शन नंबर बी मुंबई। अगला देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से विनिर्दिष्ट, वही ग्राम समाज एवं विकास जो आज के संदर्भ में है, ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, स्वदेशी हल है जुताई का एक प्राथमिक उपकरण। ईख की अधशाली किस्म की फसल अवधि क्या है? आपके 18 माह। ईख की अधशाली किस्म की फसल की अवधि 18 माह। अधशाली किस्म की ईख की खेती मुख्यतः महाराष्ट्र में की जाती है। इसका रोपण जुलाई माह में किया जाता है। भारत में लगभग 90% कृषि सिंचाई क्षेत्र किसके अंतर्गत आती है? तो सतही सिंचाई, जानते होंगे। सतही सिंचाई क्या होती है? जिसमें हम लोग करते क्या है कि हमारे पास जो सिंचाई के पुराने साधन हैं, पुराने साधन मतलब जो हम लोग काफ़ी समय से यूज करते आ रहे हैं, जिसमें आपका नहर हो गया, ठीक है, नलकूप हो गया, और आपके तालाब हो जाएंगे, ठीक है, कुआं हो जाएंगे। अब जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है? ये सब सिंचाई की आधुनिक प्रणालियां हैं। ठीक है, जिसमें आप देखते होंगे कि जो फव्वारों के माध्यम से, अगर आप बड़े शहरों को बिलोंग करते होंगे तो आप कहीं पार्क वार्क में जाते होंगे, देखते होंगे बीच में फव्वारा लगा रहता है। ठीक है, उसी से उस जो भी यहाँ पर आपके पेड़ पौधे लगे होते हैं उससे सिंचाई की जाती है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं। अगर उसके आगे हम लोग बात करते हैं 124 निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षीय सब्जी है? ठीक है, आप जानते होंगे करी पत्ता बहुत प्रचलन में इस समय है। ठीक है, ये हल्का, इसका जो स्वाद होता है मीठा होता है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करते हैं? खाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए मीठी नीम, इसको भी मीठी नीम भी कहते हैं। अगला देखते हैं, तेज हवा की गति क्या होती है? आपके 30 मील प्रति घंटा जो होता है उससे अधिक होती है। अब देखिए, एक इसके पहले जो हम लोगों ने प्रीवियस पेपर देखा, उन्होंने क्या पूछा रखा था कि बताइए, मान लीजिए आप माचिस जला रहे हैं तो कब वो जलेगा? ठीक है, उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा था, जब हवा में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या था कि मात्रा 15% या उससे अधिक होगी। ठीक है, तभी क्या होगी? जो वस्तु आप जलाते हैं वो जलना संपन्न होगा। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने पूछ लिया तेज हवा की गति कितनी होती है, तो 30 मील प्रति घंटा। भारत में कुल कितने गांव हैं? 6,40,930। से मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ा था, ग्राम समाज एवं विकास, वहाँ पे बताया था। भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? उस समय के हिसाब से 56% है। और बाद बाकी जो नया डाटा आएगा हम लोग तब देखेंगे, जब हम लोग योजना वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग, भारत में मिट्टी के तेल का खुदरा मूल्य। तो मिट्टी के तेल का जो खुदरा मूल्य है वो 80.50 प्रति लीटर है। गणना 2000 के अनुसार कितनी ग्रामीण आबादी है? ठीक है, 83.3 करोड़। ठीक है, वैसे देखेंगे अगर नगरीय क्षेत्र की बात करते हैं तो 31.16% है वो आपका नगरीय आबादी है। अगला हम लोग बात करते हैं, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत कौन सा है? आपका ट्यूबवेल। ग्रामीण भारत में प्रत्येक वर्ष कितने टीवी सेट की बिक्री? ठीक है, ये सब ऐसे क्वेश्चन नहीं है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है? देखिए, अभी मैंने आपको बताया था हरित क्रांति के संदर्भ में, मैंने आपको कहाँ बताया था? गेहूं बताया था। देखिए भाई, क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक है, गेहूं और चावल। और किसको विश्व में अगर हम लोग बात करते हैं तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। इस बार के पीटी में क्वेश्चन भी था। जबकि भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के संदर्भ में MS स्वामीनाथन है, और यही अगर विश्व स्तर पर तो नॉर्मन बोरलॉग। ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटाग्रस्त है? ठीक है, तो रसेल वाइपर। सब देख रहे होंगे, नाम से स्पष्ट हो जाएगा। अधिया और बटाई शब्दों का प्रयोग किस अभिप्राय से किया जाता है? ठीक है, तो आप देख रहे हैं, अधिया मतलब आधा हमने फसलों को दे दिया। किसको दे दिया? जैसे हमारे पास ज़्यादा फसल है तो हमने फसलों को आधा किसी दूसरों को दे दिया। और प्लस ये क्या होता है, ग्रामीण ऋण को भी
प्रचंड करता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, बी और सी दोनों। सिराजी और बसरा किसकी उत्तम प्रजाति हैं? ये आपके कबूतर। भारत में सर्वाधिक और सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मृदा। आंधी में हवा की गति 80 मील प्रति घंटा से अधिक। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या गैर आबादी वाले गांवों से अधिक। गूटी का प्रयोग आमतौर पर किसके संवर्धन के लिए किया जाता है? तो गूटी का प्रयोग लीची के लिए। ठीक है। अगर हम लोग बात केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सभी लोग जानते होंगे कहाँ पर है? शिमला में है। ठीक है। अब देखते हैं इसी प्रकार से जो पल्स है, भारतीय दलहन संस्थान, ये आपके कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक है। अगला हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद। आप समझ रहे हैं कि मलिहाबाद किसके लिए फेमस है? आपके दशहरी आग में। अब मलिहाबाद कहाँ पर है? तो मलिहाबाद आपके लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। अगला बात देखते हैं, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग मतलब जानते हैं, लेकिन अब देखिए इसको उन्होंने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रखा है। पानी के अनुपाती परिवर्तन के कारण पकते समय तापमान में परिवर्तन का, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। अगला, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए घनत्व क्यों बढ़ जाएगा? जाहिर सी बात है, कोई चीज़ थी, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया दिया हुआ है। ठीक है। किलोमीटर स्क्वायर में जब हम एरिया लिखते हैं तो हम किलोमीटर स्क्वायर में लिखते हैं। जाहिर सी बात है, अब जैसे मान लीजिए इसमें कुछ पहले 10 था, अगर कुछ निकल जाएगा तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। यानी अब क्या होगा? तो घनत्व है वो आपका बढ़ जाता है। यदि हम दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। दूध से क्रीम को अपकेंद्रीय बल, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, अपकेंद्रीय बल। अगला हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग अगला बात करें, पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से। अभी मैंने आपको श्वेत क्रांति बताया है, श्वेत क्रांति दूध से हो जाएगा। हरित क्रांति खाद्यान्न से हो गए। भूरी क्रांति आपको मैंने बताया है। ठीक है। जो उर्वरक थे उनके प्रयोग से। अब देखिए पीली क्रांति आपके तिलहन से। लहसुन की तीव्र गंध का कारण आपका गंधक यौगिक है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम। टपका आम की फसल का अंतिम चरण है। जब आम पकने पर टपक जाता है तो उसे टपका या सीकर कहा जाता है, क्योंकि पकने के उपरांत वह डाल से टूटकर स्वतः ही जमीन पर गिर जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, भारत में आबादी वाले गाँव की संख्या कितनी है? तो आबादी वाले गाँव की संख्या 6,97,464। अभी देखिए इसके पहले कुल उन्होंने पूछा था, जो कुल है, कुल आबादी कितना है? तो कुल अगर हम लोग आबादी की बात करते हैं तो 6,40,930। ठीक है। जिसमें 31.16% जो जनसंख्या है वो आपके नगरीय क्षेत्रों में रहती है, बाद बाकी जितनी जनसंख्या बची वो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। ठीक है। अब देखिए अगले हम लोग बात करते हैं, तो कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? आप लोग सभी जानते हैं, ईथेन। इसके अतिरिक्त कैल्शियम कार्बाइड आप लोग जानते भी होंगे। कैल्शियम कार्बाइड तो बहुत ही जाना माना और प्रचलित पदार्थ, जिससे हम लोग फलों को पकाने के लिए उपयोग। भारत में पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, क्या है आपका? चेन्नई में। ठीक है। अब देखिए है क्या कि इसकी स्थापना 1962 में पशु प्रतिकूलता रोकथाम अधिनियम 1960 के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। पशु कल्याण बोर्ड है चेन्नई में। ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। और अधिनियम कौन था आपका? 1960 का। अगला हम लोग देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण क्षेत्र का जमीनी कर्ता करता है? ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग जिसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, लेखपाल। ठीक है, लेखपाल को हम लोग क्या कहते हैं? जो जिलाधिकारी होता है वो जिलाधिकारी के रीढ़ की हड्डी कहते हैं। देखिए, ग्रामीण परिवेश की जो कक्षाएं हैं वो आपकी लगभग मान के चलिए पूरी हो गई हैं, 1-2 अध्याय बचा हुआ है। लेकिन अब देखिए, जो सिलेबस दे रखा है वस्तुतः उससे कुछ पूछेंगे नहीं। तो अब जो हम लोग की क्लासेस होंगी वो वास्तव में सही क्लास अब से स्टार्ट होंगी, क्योंकि हम लोग इस क्लासेस में आपको लेखपाल के जो कार्य होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, भूमि पैमाइश देखेंगे, खसरा, खतौनी, अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं, गिरदावरी क्या है, सजरा क्या है, नक्शा क्या है, जमाबंदी क्या होता है। तो इन सब बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में देखेंगे। प्लस राजस्व परिषद होता है, ठीक है, वो किस प्रकार काम करता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, राजस्व परिषद में कितने अनुभाग हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग आगे की कक्षाओं में देखेंगे। देखिए, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन अब हमारी भी मजबूरी है, क्योंकि इसमें जानते हैं चकबंदी में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन 160 आया करते थे। तो इसलिए 160 क्वेश्चन को तब भी हम लोग व्याख्या नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल वे में चीज़ों को कर रहे हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की अधिकांश मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो जो मुख्यतः है, ठीक है, गंगा और प्लस जो उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है, यमुना हो गया या और भी है, उससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो अब जो नदियों द्वारा जो लाई गई मृदा होती है उसको हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मृदा। उत्तर प्रदेश के किस भूभाग में वार्षिक वर्षा सर्वाधिक होती है? ठीक है, तो आप देखेंगे मैदानी भूभाग नहीं, इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी तराई का इलाका। उत्तर प्रदेश के किन 2 जिलों में पटसन की खेती की जाती है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देवरिया और गोरखपुर। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 तक, ठीक है, ये अब आउटडेटेड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? देखिए, अब इसको ध्यान रखना पड़ेगा। 156 इसमें गायब कर दिया इन्होंने, ऑप्शन ही नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है, ठीक है, तो ₹27 प्रतिदिन के आय पर। मैंने जब आपको ग्रामीण सामाजिक विकास पढ़ाया तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था? तेंदुलकर समिति बताया था। वैसे है तो बहुत ज़्यादा समिति, तेंदुलकर समिति हो गया, लकड़वाड़ा समिति हो गया, ठीक है, प्लस योजना आयोग है, समय समय पर अपनी रिपोर्ट दिया करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने जो सबसे लेटेस्ट रिपोर्ट है उस लेटेस्ट रिपोर्ट को आधार बनाया है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्र की यानी रूरल एरिया की और अर्बन एरिया की, तो रूरल एरिया की 27 डिसाइड किया है। आप समझ ही पा रहे हैं कि ये किस आधार पर डिसाइड किया गया था। और अगर हम लोग अर्बन क्षेत्र की बात करते हैं तो 33 है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप सभी जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। विश्व में केला का सबसे बड़ा उत्पादक, ठीक है, उस समय भी और इस समय भी भारत ही है। यदि पंचायत भंग होगी तो किस अवधि के अंतर्गत चुनाव कराए जाएंगे? तो देखिए, 6 माह के अंतर्गत चुनाव कराने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जैसे मान लीजिए पंचायत की जो समयावधि है वो, पहले बात तो जब पंचायत भंग होती है तो पंचायत का जो शेष कार्यकाल होता है उसके लिए चुनाव कराए जाते हैं। लेकिन यदि जो आपके जो कार्यकाल है वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो पंचायत का चुनाव जो होगा वो पूरी नई फिर से पंचायत के लिए होगा, यानी कि पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। आप लोग जानते भी हैं कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में कहाँ से स्टार्ट की गई थी? आपके राजस्थान के नागौर जिलों से स्टार्ट की गई थी। उसके बाद आपका कहा था आंध्र प्रदेश, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि कौन से 2 प्रदेश थे, तो आपको याद रखना पड़ेगा, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये थे आपके कुल मिलाकर 160 क्वेश्चन। अब अगला जो पेपर होगा वो हमारा होगा चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 का जो प्रथम शिफ्ट है, ठीक है, ये आपके स्मिथ पे आधारित होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास हमारी अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल लर्न विथ फोकस को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए। लर्न विथ फोकस, ठीक है। मैं अतुल एक बात आपका फिर से बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने हमारे चैनल को लास्ट तक देखा। चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।
जय भारत। इसकी PDF हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।